ऑफ इंडिया एक्ट में यदि हम आपका देखें तो इसमें टोटल कितने भाग थे? 22 भाग। जो आज हमारे संविधान में 14 भाग है, आज हमारे संविधान में 22 भाग है, उस समय कितना भाग थे? इसमें 14 भाग। अलग से एकदम स्पेशल बना था ना आपका ये। उसके बाद हम देखेंगे कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद। अभी हम आपका देखेंगे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अभी भारत के संविधान में हमारे कितने अनुसूची हैं? 12। और उस समय कितने अनुसूचियाँ बना दिया गया था? 10 अनुसूची। तो इस एक्ट में 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ। क्लियर? इसलिए जब हम भारत का संविधान भी बनाएंगे तो भारत के संविधान में हमको 1935 का जो अधिनियम होता है पूरा इसी से ले लेते हैं ना हम लोग। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 321 अनुच्छेद लिखा हुआ था, पहले सब बातें यहीं पर थी, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया गया आपका एक संविधान हमारा, ठीक है ना। तो 1935 का एक्ट आप देखो क्या क्या प्रावधान था। तो सबसे पहले प्रावधान था भारत को एक संघ बनाया जाएगा। भारत को एक संघ, यूनियन बनाया जाएगा। तो भारत को एक संघ बनाने की बात कही गई है, मतलब भारत क्या होगा? एक यूनियन होगा, उनको संघ बनाया जाएगा भारत को, ठीक है ना। तो भारत को एक संघ बनाने की बात कही गई। संघ मतलब जैसे आज हमारा भारत संघ है ना, सभी प्रांतों को मिलाकर भारत एक संघ है। आगे पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ आएगा। तो भारत को एक संघ बनाने की क्या कही गई? इसी में आपका बात कही गई। तो भारत को एक संघ बनाया जाएगा। दूसरा, भारत जब एक संघ बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्रांतों को स्वायत्तता थोड़ी प्रदान की जाएगी। तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, मतलब प्रांतों को थोड़ी सी अब क्या होगा? आपका छूट होगी अपने काम करने की। पहले अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता था केंद्र के, तो अब जब संघ बनेगा तो प्रांत क्या हो जाएंगे? स्वायत्तता होगा और उत्तरदायी शासन प्रणाली शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन। कहाँ होगा? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी हो जाएगा। कब होगा भाई? 1935 में। 1919 में भी है, लेकिन यहाँ पर अब पूर्ण रूप से बात की जाती है। क्लियर? प्रांतों को स्वायत्तता। तीसरा क्या होगा भाई? अब संघ बनेगा तो संघ बनेगा और प्रांत दो अलग अलग हो जाएंगे। तो संघ अलग होगा, प्रांत अलग, मतलब केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकार अलग हो जाएगी। तो दोनों को हम कार्यों को विभाजन करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है। और शक्तियों के विभाजन के लिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है? सूची विभाजन। क्या होगा? सूची। अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं सूची भी, ठीक है ना। सूची, और कितने सूची बनाए गए? 3 सूची। पहला बना है आपका संघ सूची, मतलब एक जो संघ का काम करे, मतलब जो केंद्र सरकार होगा वो काम करेगा, ठीक है। दूसरा सूची होता है आपका प्रांतों की सूची, या राज्य सूची बोल सकते हैं इसको, ठीक। ये जो प्रांत अपना काम करेंगे। और तीसरा जो सूची होता है इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, मतलब दोनों मिलकर जो आपका काम करेंगे, जो दोनों का काम होगा, तो समवर्ती सूची। तो 3 सूची का निर्माण किया जाएगा। सूची विभाजन इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो तीसरा आपका प्रावधान ही है। क्लियर? चौथा प्रावधान देखें ध्यान से। चौथा प्रावधान क्या है? आपका प्रांतों में क्या कर दिया गया? बताया था प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की क्या? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। और इसको क्या कर दिया? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। भाई अब भारत के लोग यहाँ पर मंत्री बनना शुरू हो जाएंगे। अब भारतीय मंत्री होंगे। केंद्र में द्वैध शासन मतलब यहाँ पे क्या होगा? केंद्र बताओ, जैसे प्रांतों में क्या था उस समय? आरक्षित और हस्तांतरित। तो सेम यहाँ पर भी क्या होंगे? आरक्षित विषय होंगे। आरक्षित विषय किनके पास होंगे बताएंगे आप? आरक्षित होगा वायसराय उनके परिषद के पास। और हस्तांतरित विषय किसके पास होंगे? आपके हस्तांतरित विषय होंगे आपका किसके पास होगा? भारत वायसराय के साथ जो भारत के मंत्री परिषद होंगे, मंत्री होंगे। तो यहाँ पर भारत के लोग होंगे और यहाँ पर कौन होंगे? वायसराय उनकी परिषद होगा। तो आरक्षित विषय बताने की जरूरत नहीं। प्रमुख विषय किनके पास हैं? भारतीयों के पास। और जो आपका टाइम पास है, काम चलो आपके जो आपके मंत्रालय होते हैं वो आपके भारतीयों को प्रदान किया जाएगा। मतलब प्रांतों में क्या होगा? द्वैध शासन समाप्त, और केंद्र में क्या होगा? द्वैध शासन की शुरुआत। क्लियर है? पांचवा ये कहा गया प्रांतों को क्या दिया गया? देखो प्रांत में जो थे, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत। अभी तक कहाँ था? 1919 में केंद्र में। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक, अब प्रांतों में भी द्विसदनात्मक। अभी तक प्रांतों की संख्या भारत में हो चुकी है 9, और 9 में से 6 प्रांतों में क्या हो जाएगा? द्विसदन। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत। आप लोग पूरा लिखेंगे ना, इसको मैं बोलते जा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखेंगे। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत। द्विसदनात्मक, बाई कैमरल बोलते हैं इसको ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत प्रांतों में, ठीक है। यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। क्लियर है? अगला क्या है? अब क्या होगा? देखो भाई, अब संघ बनेगा, मतलब पूरे भारत क्या होगा? भारत में पूरा सब सरकारें होगी और संघ बनेगा। तो संघ बनेगा तो यहीं पर क्या होगा? एक आपका
न्यायालय बनाया जाएगा, मतलब एक कोर्ट की बात की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। संघीय न्यायालय की स्थापना मतलब एक क्या होना चाहिए, संघीय न्यायालय होना चाहिए। मतलब इसी संघीय न्यायालय को आज वर्तमान में हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत भारत में आपका किस एक्ट के तहत हुआ है, तो आपका 1935। ये आपका कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, ध्यान रखना, कोलकाता वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो बाद में हाई कोर्ट बन गया है। इससे ऊपर बड़ा कोर्ट है संघीय न्यायालय, मतलब संघ का कोर्ट, मतलब भारत सरकार का कोर्ट। बताओ हमारे यहाँ अभी हमारा संघीय न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय, उसकी शुरुआत की जाएगी। संघीय न्यायालय शुरुआत मतलब एक अब न्यायालय होगा आपका। न्यायालय के बाद एक और बात की गई भाई, हम जब उस समय क्या होता, भारत अलग अलग भागों में बंटा था, अलग अलग प्रांत थे, और प्रांत थे तो अपने अपने हिसाब से चलते थे। तो उस समय क्या होता था आपका, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आपकी मौद्रिक व्यवस्था थी। मौद्रिक व्यवस्था मतलब बंगाल में जैसे चल रहा है आपका मुद्रा है, टका है, कहीं रुपया चल रहा है, कहीं और चल रहा है, व्यवस्थाएं अलग थी, माप तोल व्यवस्थाएं अलग थी। इसलिए आपका मौद्रीकरण करने का प्रयास किया, और इसलिए यहीं पर आपका एक और प्रावधान किया गया, संघीय कोर्ट संघीय बैंक, एक फेडरल बैंक, संघीय बैंक की शुरुआत की जानी चाहिए। मतलब एक आपके समिति थे और समिति की सिफारिश पर संघीय बैंक की शुरुआत की, और संघीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी आपका शुरुआत, या आरबीआई बोल सकते हैं इसी को, संघीय बैंक वो कब बना है, 1935 के एक्ट में बना है। तो संघीय न्यायालय, संघीय बैंक, इसको ध्यान रखेंगे। प्रांतों में द्विसदनात्मक है, केंद्र में आपका द्वैध शासन है, सूची विभाजन, प्रांतों को स्वायत्तता, भारत को एक क्या बनाया जाएगा, संघ बनाने का काम किया जाएगा। और क्या है, यहाँ पर पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार एग्जाम में देखो, बर्मा को अलग कर दिया जाता है। पहले भारत कहाँ था, बर्मा में था, मतलब म्यांमार कहाँ था, भारत में। और म्यांमार जो एक देश है आज वर्तमान में, उस म्यांमार को कौन से आपका एक्ट से अलग किया जाता है, 1935 के अधिनियम। मतलब 1935 के पहले बर्मा किस में अंतर्गत आता था, भारत के अंतर्गत आता था। मतलब समझ रहे हैं भारत का साइज कितना बड़ा था। तो बर्मा को या म्यांमार को कब अलग किया जाता है, 1935 के एक्ट में। 9वां क्या है, सिंध, एक प्रांत है सिंध और उड़ीसा। तो दो नए प्रांतों का निर्माण किया जाएगा। सिंध प्रांत की मांग पहले से कौन करके रखा रहता है, बताइए, आपका नेहरू रिपोर्ट में रहता है। और जिन्ना भी 14 सूत्री मांग में भी बोलता है कि सिंध एक अलग नया प्रांत, क्योंकि सिंध प्रांत किसके तहत था, सिंध प्रांत अभी था बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत समझ रहे हो, मतलब महाराष्ट्र कहाँ है और सिंध आपका पाकिस्तान में, तो काफ़ी दूर हो जाता था वो प्रांत। तो इस वजह से आपका सिंध को अलग किया गया और उड़ीसा एक आपका नया प्रांत बनाएगा। कुछ इस तरह से प्रावधान है। 10वां प्रावधान सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जो भारत सचिव है, ये भारत सचिव अब आपका नाम मात्र का क्या हो गया, आपका मंत्री हो गया था। वहाँ कहाँ पर, लंदन पे। तो आपका इसका कोई वैल्यू नहीं होता था, क्योंकि सब पावर किसके पास आ चुका था, वायसराय के पास। तो भारत सचिव के जो परिषद है, भारत सचिव के परिषद, जो परिषद था 15 सदस्य, परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं थी 15 आदमी देने की, समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ इसकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की शक्ति को भी समाप्त कर दिया, मतलब उनकी पावर को एकदम ही कम कर दिया गया। तो भारत सचिव के पास शक्ति, अब भारत सचिव सर्वे सर्वा नहीं था, भारत का जो सर्वे सर्वा था हेड आपका, यदि हम आपका देखें तो भारत का एकदम हेड कौन है, आपका वायसराय बन चुका है यहाँ पर। क्लियर है, इतने को आपको याद रखना है। बेसिक बात यह है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक ना। अगर आप देखें तो और आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ विस्तार, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किसको किसको दिया गया है, महिलाओं को दिया गया। किसको दिया गया, महिलाओं। और किनको दिया गया, दूसरा दलित को। तो आपका विस्तार किया गया। तो आप लिख लेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। तो दलित और महिलाएं, तो महिलाएं देखो विस्तार आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देख लेंगे, ठीक है ना। महिलाओं और दलित को देखो भाई, यहाँ पे कैसे दलित मेन है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और मजदूर भी है ना, एक मजदूर, थोड़ा मजदूर पार्टी के लोग भी थे, कृषक प्रजा पार्टी के, तो उनको भी ध्यान में रखना। महिलाओं को थोड़ा सा दे दिया गया था, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं था। दलित इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे, और इसलिए भीमराव अम्बेडकर का मांग था कि हमको क्या मिला, आपका अलग से हमको आपका निर्वाचन अधिकार मिला, अलग से राजनीतिक अधिकार। लेकिन ये अधिकार आपका लागू नहीं होता, भले प्रावधान में रख दिया जाता है लेकिन लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1932 में गांधी जी और नेहरू जी के बीच आपका एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उस पूना पैक्ट में गांधी जी बोलते हैं कि आप अलग से मत जाओ, हिंदुओं से अलग, हम आपको ज़्यादा अधिकार देंगे, ज़्यादा सीट देंगे, आप अलग मत होइए करके। तो आपका अम्बेडकर जी मान जाते हैं। तो लेकिन फिर भी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, उसको ध्यान रखना, महिला, दलित और आपका मजदूर। क्लियर है। और भी बातें हैं बहुत सारे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, प्रश्न में नहीं पूछा जाता है, जितना इंपॉर्टेंट हो जानना है आपको। बेसिकली आपको ध्यान रखना 14 भाग 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ और इतने सारे क्या हैं आपके प्रावधान। क्लियर है, बन जाएगा आप लोग को यहाँ तक।
देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत में मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ स्टोरी को, कि इंडियन हिस्ट्री भी चल रही साथ साथ, और इसलिए हमें क्या पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। यदि हम इसको आपको तुरंत ख़त्म करना होता तो आधा एक घंटे काम था सारे एक्ट को पढ़ाकर। वो आपको पहली बात तो पढ़ना है ऐसे, देखो आप लोग इसको लिख लेंगे ना, जो आपका स्क्रीनशॉट ले लिए मैं इसको रब करने वाला हूँ, या आप इसको लिखेंगे। मैं जो यहाँ कॉपी यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको सब को क्या करना है, लिखते जाना है कॉपी में। इसी का आपको नोट्स बनाना है। और एक बुक है, कौन सी बुक को पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना है आपको। कोई 2-3 बुक नहीं रखेंगे, एक बुक से आपका काम चल जाएगा और उसी बुक को आपको पढ़ना है, प्री मेंस दोनों के लिए काम आएगा। क्लियर। दूसरा क्या करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा क्या करेंगे आप लोग, आपको क्या बनाना है, इसके नोट्स को तैयार करना है। नोट्स तैयार करेंगे तो कैसे नोट्स तैयार करेंगे, ध्यान देंगे। नोट्स तैयार करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो कॉपी होगी, जो भी नोटबुक है आपका, लगभग इस टाइप का नोटबुक होगा। तो ये नोटबुक है, ये नोटबुक है आपका। अब इस नोटबुक में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो नोटबुक है, इस नोटबुक में आपको क्या करना है, आपको सारे आपको ऐड को एक साथ लिखना है। ऐड को कैसे लिखेंगे, जनरली आपको क्या करेंगे, इसको या तो 2 भाग में ऐसे बांट लेना कॉपी को, और इसको ऐसे 3 भाग में ऐसा कुछ बांट लेना, 3 भाग 4 भाग जैसा आप बन जाए, छोटा सा बनाएंगे एकदम। आप क्या करेंगे, किसी भी को अगर लिखना है, अगर बाय द वे मुझे 1861 लिखना है, या 1800 माना कि आपको क्या लिख लो, चलो 1861 का एक्ट, ठीक ना। क्या क्या 1861 में आपका परिषद का विस्तार कितना, 6 से 12, बस इतना लिखें, छोटा छोटा लिखना है, पूरा आ जाना चाहिए एक पेज में आपका खत्म, 6 से 12। दूसरा हमको क्या, हमको पता है यहाँ पर आपका 1861 में और क्या प्रावधान हुआ है आपका, एक तो परिषद का विस्तार हुआ है, दूसरा कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके क्या हुआ, 4 से 5, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों का निर्माण करने का आपका है, हाई कोर्ट आपका बनाया गया है। क्लियर है ना। ये सब चीज़ों को एकदम छोटा छोटा, मेरा क्या मार्कर है तो यहाँ पे पड़ा हो रहा है, तो आपको एकदम छोटा छोटा लिखना है, बस उसके जो मेन पॉइंट है, कीवर्ड्स को आपको वहाँ पर लिखकर छोड़ देना, ताकि आपको देखकर समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या लिखा आपने। आपको अपनी समझ, अपनी दृष्टि, अपने आपके मतलब अपने दृष्टिकोण से उसको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, ताकि आप छोटा छोटा नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, कोई क्लास काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं। कल हमारा क्या होगा, कल हम संविधान सभा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कल खत्म करेंगे। अब थोड़ी क्लास को मैं थोड़ा फास्ट लेकर जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़ कर आएंगे पहले से, ठीक है ना। आपके पास जो बुक होगी एम लक्ष्मीकांत, हमने जो PDF भेजा उससे पढ़ लेंगे आप लोग, या बुक खरीद लीजिए आप लोग, उससे पढ़ना है आपको। कोई दूसरा बुक और फॉलो मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। जो भी आपके पास मटेरियल है उसी से आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर आपको नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक। और दूसरा, मैं आपको अगली क्लास से आपके कुछ क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। हाँ, और मैं जो आपको एक जो स्लिप भेज रहा हूँ, जिसमें आपका लिखा हूँ आपका कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब 1 लाइनर जो फैक्ट दे रहा हूँ उसको आपको याद करना है। जब भी आपको टाइम मिले, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी आपके पास टाइम मिले तो उसको उठाकर आपको पढ़ते रहना है। आपके दोस्त वगैरह उनसे क्वेश्चन आंसर रूप में उसको आपको क्या करना है, बात करना है। क्लियर। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, जल्दी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।